Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और एटलीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें काम की मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसको बेसिकली दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम कॉज के बेसिस पे देखेंगे और इधर दिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल के बेसिस पे देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल के बेसिस पे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है, उसके बाद कॉजेज ऑफ एनीमिया। एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया होता है। तो इसमें एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, क्रोनिक ब्लड लॉस हो सकता है। आगे हम देख रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, जितना अमाउंट में बॉडी को चाहिए उतने अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा, तो इसका सीवीसी होगा, सीवीसी में सारा क्लियर हो जाता है आरबीसी का काउंट कितना है, तो उससे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि किस टाइप का एनीमिया हुआ है। ठीक है, तो ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के बेसिस पे डिफिशियंसी में आप लोगों ने भी सुना होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये टाइप्स हो गए। फिर टॉक्सिक फैक्टर, कुछ टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं जो कि एनीमिया कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर कुछ इंडोक्राइन डिफिशियंसी जो कि हार्मोन वगैरह के डिफिशियंसी से भी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद आगे देख रहे हैं मैरो इन्वेजन, मैरो फेलियर। मैरो से मतलब है बोन मैरो की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस बेसिस पे हम देखेंगे तो हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक एनीमिया इसमें आता है। और माल डेवलपमेंट जिसमें आता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिक्केल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनएडुकेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के बेसिस पे। फिर आता है ड्यू टू एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, जिसमें हिमोलाइटिक एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो जेनेटिकली भी आता है जिसको जेनेटिक हो सकता है, और ये एक्वायर हो सकता है, बाद में भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आगे हम इस पे चलते हैं। तो अब ये तो हमारा कॉज हो गया। अब एनीमिया का डेफिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एनीमिया बेसिकली होता क्या है, एनीमिया इज डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन। एनीमिया जिसको भी होगा उसमें सबसे पहले उसमें देखने को मिलेगा कि हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक होगा, बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज फॉर दैट एज एंड सेक्स विच इज 4। तो नॉर्मल जो रेंज होगा जाहिर सी बात है उससे कम हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब ये होता है कम, नॉर्मल रेंज से कम हेमोग्लोबिन हो जाएगा एनीमिया, जिस किसी को एनीमिया होगा। तो अब यहाँ पे हेमोग्लोबिन के रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वाई कैटेगरी वाइज मीन्स मेल्स के अंदर जो होते हैं 13 ग्राम पर DL टू 16 ग्राम पर DL होते हैं, और फीमेल्स के अंदर जो होते हैं 11.5 ग्राम पर DL टू 15 ग्राम पर DL। ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में आपका हेमोग्लोबिन वेरी करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेंज ये है। अगर इससे कम होगा तो आपको एनीमिया होने के चांस हो सकते हैं, ये ब्लड रिपोर्ट में पता चलेगा। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे कि एनीमिया जो होगा उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या साइंस होंगे। ठीक है, तो सिम्टम्स की अपन पहले बात करेंगे। तो सिम्टम्स में देख रहे हैं फैट्यूग होगा, इरिटेबिलिटी, इरिटेट रहेगा पर्सन, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा,
एमिनोरेया फीमेल है तो एमिनोरेया देखने को मिलेगा। इंडाइजेशन हो जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रॉपर उसका नहीं बन पाएगा। डिस्पोनिया हो सकता है। पाल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट कभी कभी बढ़ जाता है। सिंकोप एंड वर्टिगो, वर्टिगो भी देखने को मिला है। ज़्यादा जब हो जाता है तो चक्कर चक्कर टाइप से आने लगता है। ठीक है, ये था आपका सिम्टम्स। आप साइन को देख रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर दोनों चीज़ आती है, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन क्या क्या, आप किस किस साइन को देखते हुए हम पता करेंगे कि इसको एनीमिया हुआ है। सबसे पहले पेलर देखें, उसका इडीमा देखेंगे, फिर उसका टेकिकार्डिया देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइपर डायनेमिक पीरिकॉर्डियम, ठीक है, इजेक्टाइल सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा, कार्डियक डायलेटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे। नॉर्मल एनीमिया होता है तो क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ब्लड से रिलेटेड एनीमिया बोलते हैं, ब्लड डिसऑर्डर को। ब्लड डिसऑर्डर है ये, एनीमिया एक टाइप का क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन से हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, उसका प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट देना है। अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कॉज। तो क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म, रिप्लेस द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड रेड सेल्स लॉस। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे। बट इफ क्रोनिक ब्लड लॉस अकर्स, आयरन स्टोर्स ऑफ बॉडी आर डिप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद लीडिंग टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब यहाँ पे ये बोला गया कि नॉर्मल तो हम ये करते हैं कि रिप्लेस कर देंगे प्लाज्मा को और रेड ब्लड सेल्स को, लेकिन अगर क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, रिप्लेस करने के बाद भी, क्रोनिक मीन्स होता है कंटिन्यू, हमेशा हो रहा है। एक्यूट मतलब होता है कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं। तो क्रोनिक मतलब होता है जो कि कंटिन्यू वो चीज़ें चलती रह रही है। तो अगर क्रोनिक ब्लड लॉस है तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर आयरन होता है, तो बॉडी से आयरन का डिफिशियंसी हो जाएगा। जब आयरन डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बोला गया है आल्सो नोन एज एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसको हम एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं, जो क्रोनिक एनीमिया होता है। उसके बाद अब बात कर रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और ये जो वीडियो है मेनली ये मेडिकोज पर्सन के लिए है। ठीक है, और नॉन मेडिकोज भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली ये मेडिकोज पर्सन के लिए है। और ये थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो एमबीबीएस स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में होंगे और फाइनल ईयर में होंगे उनको ज़रूरत पड़ेगी, जो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी, और पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रूफ एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हो रही है। तो अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या देखा गया है, ग्रोस। इसका हम ग्रोस देखते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अकर्स व्हेन द बैलेंस ऑफ आयरन इनटेक, इसकी वजह से होगा। ठीक है ना, आयरन स्टोर्स एंड बॉडीज लॉस ऑफ आयरन। ठीक है, ये तीन चीज़ों आयरन इनटेक की को हम देखेंगे। तो आयरन का स्टोरेज क्या है वो देखना है, बॉडीज कितना आयरन लॉस किया उसके अंदर ये देखना है। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट उसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन बॉडी, है बॉडी के अंदर जो है वो आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो आयरन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हेमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसमें, उसका ट्रांसफेरिन बॉन्डेड के फॉर्म में होते हैं, फेरिटीन एंड हेमोसिड्रीन के फॉर्म में ये स्टोरेज होता है। ये जो स्टोरेज फॉर्म है आयरन का। ठीक है, तो इस फॉर्म में आयरन बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल, ठीक है, देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन,
मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस दोनों के दौरान क्यों होता है? क्योंकि ब्लड लॉस इस टाइम ज़्यादा होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी ब्लड का लॉस होता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड का लॉस होता है, तो यहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर हो गया कुछ ग्रोथ स्पॉट, है ना, उसमें होता है। फिर लॉस ऑफ आयरन और कैसे हो सकता है? हुक वॉर्म इन्फेक्शन होगा, उसमें हो सकता है। पेप्टिक अल्सर होता है तो उस फॉर्म में भी आयरन का लॉस होगा। अगर किसी को पाइल्स है तो पाइल्स में भी क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है। तो उस ब्लड के लॉस होने की वजह से आयरन उससे भी डिप्स कम होने लगता है। पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच के बाद भी होता है ना, मेनोरेजिया में भी होने लगता है। अब उसके बाद आगे देख रहे हैं इनएडिक्वेट डाइट, कभी कभी हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके वजह से भी होता है ना। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ काउ मिल्क करने से भी होता है, इसलिए ज़्यादा काउ मिल्क पीना है बट एक लिमिट अमाउंट में, एकदम एक्सेसिव नहीं पीना है। हाफ 1 कप टू 1 गिलास आप डेली पियो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है? कभी कभी एक्सेस कंजप्शन हो सकता है काउ मिल्क का, तो आयरन का जो वो होने लगता है, डिफिशियंसी होने लगती है। फिर मार एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेटरी वोवल डिजीज हो गया या कोलिक डिजीज हो गया, तो इसमें प्रॉपर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं, है ना, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो कोलिनीचिया हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पून शेप्ड नेल्स हो जाता है, उसको कोलिनीचिया बोलते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है ना, ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम, ये क्लिनिकल फीचर है। पीका पीका हो जाता है। प्लमर प्लमर विंसन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन आदमी क्या क्या कराएगा? तो सबसे पहले हम ब्लड पिक्चर देते हैं, सीवीसी कराएंगे। सीवीसी कराने में हमें ब्लड पिक्चर को देखना है। हेमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, वो रिड्यूस रहेगा। रेड सेल जो है वो कैसा हो सकता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा इसमें, और एनिसोसाइटोसिस हो सकता है, और पोइकिलोसाइटोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, यही ब्लड पिक्चर की बात हो रही है। फिर ल्यूकोसाइट रेंज इसमें नॉर्मल रहेगा, प्लेटलेट नॉर्मल रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो एमसीवी वो डिक्रीज हो जाएगा, एमसीएच ये भी डिक्रीज हो जाएगा, एमसीएससी वैल्यू ये भी डिक्रीज हो जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ये तो ब्लड पिक्चर की हम बात करेंगे, यानी सीबीसी को हमने देख के बताया। अब कुछ बोन मैरो फाइंडिंग्स की हम बात करेंगे। तो बोन मैरो जो होता है वो सेलुलरिटी, मैरो सेलुलरिटी इंक्रीज हो जाएगा, मैरो आयरन डिक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आयरन डिक्रीज होगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। एरिथ्रोपोइसिस, नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस विद प्रीडोमिनेंस ऑफ माइक्रोब्लास्ट्स, इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब कुछ बायोकेमिकल फाइंडिंग्स की बात करेंगे, जिसमें सीरम आयरन लेवल, जाहिर सी बात है आयरन डिफिशियंसी हो रहा है तो डिक्रीज होगा ये लेवल। सीरम फेरिटीन लेवल ये भी डिक्रीज रहेगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, जिसमें ओरल आयरन थेरेपी देंगे। किस फॉर्म में देंगे? तो फेरस सल्फेट टैबलेट के फॉर्म में देंगे, फेरस ग्लूकोनेट या फेरस एस्कॉर्बेट या फेरस फॉर्मेट, ठीक है, इस फॉर्म में हम टैबलेट के फॉर्म में देंगे। तो ये अगर जो कोई नॉन मेडिकोज देख रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट बेसिस पे, तो आप ये वीडियो देख लो और अपने नियर बाय डॉक्टर से, जो जनरल फिजिशियन है, आप उनसे कंसल्ट करना ना भूलें। आप ज़रूर उनसे कंसल्ट करें और वो टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम देख रहे हैं प्रीफर्ड आयरन थेरेपी, ये तो था ओरल। अब पेरेंटेरल आयरन थेरेपी, जिसमें आयरन सोर्बिटोल देंगे या आयरन डेक्स्ट्रॉन देंगे या आयरन सुक्रोज या आयरन या फेरिक ग्लूकोनेट के फॉर्म में हम देंगे, ठीक है। तो जो नॉन मेडिकोज हो, प्लीज़ आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे या हमसे कंसल्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं मेगोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्या होता है? एनीमिया होता है। इसमें ग्रोथ इसका क्या है? इट अकर्स ड्यू टू defective DNA synthesis which is due to lack of vitamin B12 एंड फोलिक एसिड, जिसको फोलेट भी बोलते हैं।
तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है मेनली 2 चीज़ के डिफिशियंसी की वजह से होता है, एक विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड या फोलिक, इसलिए इसको विटामिन बी 12 एनीमिया भी बोलते हैं या फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया भी बोलते हैं। मेगलोब्लास्ट आर एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, सीन इन बोन मैरो ऑफ पेशेंट विद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 12 और फोलेट और बोथ। तो मेगलोब्लास्ट जो होगा वो एबनॉर्मल साइज का हो जाएगा और ठीक है, और क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 12 होगा या फोलेट हो सकता है या दोनों की डिफिशियंसी बोन मैरो के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसका इटियोलॉजी यानी इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, तो विटामिन बी 12 के डिफिशियंसी से हो सकता है, तो इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया भी बोलते हैं। फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है की वजह से हो सकता है, इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया भी बोलते हैं। कुछ केसेस में लीवर डिजीज भी देखने को जिसको लीवर डिजीज होगा उसको भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। जो अल्कोहलिज्म होगा, ज़्यादा इंटेक ऑफ अल्कोहल कर रहा होगा उसको भी हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया वाले को भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम भी ये एनीमिया हो सकता है, न्यू बॉर्न जो होते हैं उसमें भी ये हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही ब्लड स्मीयर, ब्लड पिक्चर को हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात एनीमिया है तो हेमोग्लोबिन लेवल कम रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद रेड सेल साइज नॉर्मो रेड सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा जो कि माइक्रोसाइटोसिस के फॉर्म में दिखेगा। रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, लिवोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू एमसीवी इंक्रीज होगा, एमसीएच इंक्रीज होगा, एमसीएचसी डिक्रीज हो जाएगा इसमें। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट कराएंगे, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से कराएंगे जिसमें रेडियो एस्से होता है, FIGLU टेस्ट होता है एक, और शिलिंग टेस्ट होता है जो कि हम कराते हैं मेनली देखने के लिए। अब बोन मैरो की बात करेंगे कि बोन मैरो के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो हाइपर सेलुलर मैरो हो जाएगा, एरिथ्रोइड हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, लार्ज एंड एबनॉर्मल मेगलोब्लास्ट हो जाएगा, यानी मेगलोब्लास्ट जो सेल का साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और कैसा लार्ज होगा वो एबनॉर्मल साइज का हो जाएगा। जेंट सेल देखने को मिल सकता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ आयरन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, उसका साइज बढ़ जाएगा। अब बायोकेमिकल फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल, सीरम आयरन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहले हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट कराएंगे। उसके पहले हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ब्लड डिसऑर्डर है, अगर ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर कार्डियक फेल्योर की वजह से कुछ हो रहा है तो उसमें भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्डियक फेल्योर का, फिर ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइंग कॉज का, जिस कॉज की वजह से हो रहा है तो प्रॉपर उस कॉज को फाइंड आउट करके उस कॉज को हमें ट्रीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देना है, विटामिन बी 12 थेरेपी देना है, ठीक है, विटामिन बी 12 की टैबलेट देनी है। तो वो किस किस फॉर्म में हम दे सकते, साइनोकोबालामीन आता है उस फॉर्म में दे सकते हैं, हाइड्रोजोकोबालामीन के फॉर्म में दे सकते हैं, मिथाइल कोबालामीन के फॉर्म में हम दे सकते हैं विटामिन बी 12 थेरेपी। अगर फोलिक एसिड भी डिफिशियंसी हो रहा है तो फोलिक एसिड थेरेपी देना है, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट हो गया, वन बाय वन देखते हैं। अब आता है वो एक टाइप का एनीमिया होता है जो है प्लास्टिक एनीमिया जिसको बोलते हैं, तो इसको बेसिकली दूसरा नाम है आल्सो क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पैनसाइटोपेनिक एनीमिया बोलते हैं। पैनसाइटोपेनिक का मतलब क्या होता है उसका देखते हैं, डिफाइंड एज डिक्रीज इन ऑल 3 ब्लड सेल्स, ठीक है ना, लाइंस विद हेमोग्लोबिन जो होगा वो क्या रहेगा,
एकदम कम हो जाएगा, 9 mg/dl रहेगा तो एनीमिया हो सकता है। WBC काउंट 4000 से कम रहेगा और प्लेटलेट काउंट भी 10,000 से कम रहेगा। एप्लास्टिक एनीमिया occurs due to aplasia of bone marrow resulting in impaired formation of erythropoietic precursors। ठीक है, इसकी वजह से होता है। आप प्लास्टिक एनीमिया का हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में क्या है, प्राइमरी या कॉन्जेनाइटल, दूसरा सेकेंडरी या एक्वायर्ड। प्राइमरी और कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जो बाय बर्थ आपके साथ आ रहा है। एक्वायर्ड मीन्स होता है जो बचपन से सही थे बाद में आ गया। तो इसमें फ्रैंकोनीज एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल सेपरेशन हो सकता है ऑफ हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स का। डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस, जिसमें केमिकल हो गया, रेडिएशंस हो गया, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एज यूजुअल जो एनीमिया में होते हैं, फैटूग होगा, डिस्पीनिया ऑन एक्सक्रीशन हो सकता है, रेगुलर इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, अल्सर आपको हो सकता है, एपिक्स्टेसिस एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कभी कभी आपके नोज से ब्लड भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या देखेंगे, जब सीबीसी कराएंगे तो हीमोग्लोबिन काउंट कम होगा, लीकोपीनिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। ये सब सेल का साइज होता है, सेल का नाम है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन कराएंगे तो ड्राई टैप देखने को मिलेगा, हाइपर सेल्यूलर ये बहुत ही डिक्रीज फॉर्म में रहेगा, हाइपोपोइटिक सेल भी डिक्रीज रहेगा, फैट सेल बढ़ा रहेगा, इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जनरल मेजरमेंट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। फिर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरल मैनेजमेंट में हम क्या देखने को मिलेगा, इलिमिनेट द कॉज। सबसे पहले हमको जिस कॉज की वजह से एनीमिया हो रहा है उस कॉज को हमें इलिमिनेट करना है, फाइंड आउट करके। फिर सपोर्टिव केयर थेरेपी देना है, जिसमें ट्रांसफ्यूजन हो गया, रेस्ट हो गया, ये सारा चीज़ ऊपर डिस्कस किया, वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। एंटी थाइमोसाइट ग्लोबिन देना है, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन देना है, साइक्लोस्पोरिन देना है, या एल-ट्रोम्बोपैग देना है, या एलिमटूजुमैब देना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना अगर जरूरत पड़ा तो ये सारा एनीमिया के बारे में था। तो जो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उसके लिए इनफ है, और आप बुक से कंसल्ट करना चाहो तो आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से कंसल्ट कर सकते हो। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर MBBS हो तो आप उससे कर सकते हो, और अदर एग्ज़ाम जैसे BMS में अगर है तो वो भी आप इसको देख सकते हो। और एज अ पेशेंट अगर आप देख रहे हो तो ये एज अ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लें, और अपने नियर बाय इसको एज अ ट्रीटमेंट नहीं माना। आप इसको अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो अच्छे से आपको गाइड करेंगे और टाइम टू टाइम अच्छे से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा। और हमसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप हमसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा एनीमिया के बारे में था जो कि हमने देखा अभी। और हमारे चैनल को एटलीस्ट एक बार विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एक हिट कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। हमने बहुत काम की चीज़ें चैनल पे डाली हुई है, नॉन मेडिकोस के लिए भी और मेडिकोस के लिए भी, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो भी आएंगे वन बाय वन, तो उसके लिए आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।